नमस्कार और आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी उलझे हुए कानूनी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पत्नी को मिला निवास का अधिकार और दूसरी तरफ ससुराल पक्ष के संपत्ति के अधिकार। और मामला तब और भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब पत्नी शायद पहले अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई हो और बाद में उसी घर में वापस आने की कोशिश करें। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है वो एक कानूनी विश्लेषण है। ये खास तौर पर उन तरीकों और क्या कहते हैं दलीलों पर फोकस करता है जिनका इस्तेमाल प्रॉपर्टी के मालिक यानी कि ससुराल वाले अपनी बहू को उस प्रॉपर्टी में दोबारा आने से रोकने के लिए कर सकते हैं। ये नजरिया इसी तरफ का है। अच्छा, तो आज हमारा लक्ष्य यही है कि इस कानूनी खींचतान की बारीकियों को समझें। मतलब स्रोत के हिसाब से पत्नी के अधिकार क्या है, उनकी सीमाएं क्या हैं और फिर प्रॉपर्टी मालिकों के पास क्या कानूनी रास्ते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले वो जो कानूनी ढांचा है उसे समझना बहुत जरूरी है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 उसकी धारा 19 पत्नी को साझा घर में रहने का अधिकार देती है। लेकिन ये विश्लेषण साफ कहता है कि इस अधिकार को लेकर ना बहुत भ्रम है। इसे अक्सर गलत समझा जाता है। हाँ, ये बात तो मैंने भी महसूस की है, खासकर वो जो हाल में कुछ कोर्ट के फैसले आए, उसके बाद ऐसी बातें होने लगी कि शायद पत्नियों को ससुराल की प्रॉपर्टी पर कोई एकदम नया बहुत मजबूत अधिकार मिल गया है। ये विश्लेषण इस बात को बिल्कुल नकारता है। वो साफ कहते हैं कि कानून जरा भी नहीं बदला है। और सबसे जरूरी बात जो ये बताते हैं वो ये कि पत्नी को जो अधिकार मिला है वो प्रॉपर्टी पर कब्जे का या मालिकाना हक का अधिकार नहीं है। ये सिर्फ रहने की इजाजत है, जिसे अंग्रेजी में राइट टू रिजाइड कहते हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ रहने का अधिकार, ओनरशिप नहीं। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? क्या पत्नी घर के किसी हिस्से पर दावा कर सकती है या? देखिए, विश्लेषण के हिसाब से इसका मतलब ये है कि कोर्ट एक अंतरिम राहत के तौर पर पत्नी को उस घर में रहने की इजाजत दे सकता है जहां वो पहले पति के साथ रहती थी, उस साझा घर में। लेकिन वो उस प्रॉपर्टी की मालिकिन नहीं बन जाती। वो ये नहीं कह सकती कि ये घर मेरा है, या किसी हिस्से पर वो जबरन कब्जा नहीं कर सकती। ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट हो सकता है जब तक मामला चल रहा है। और यही जो बारीक सा फर्क है ना, यही प्रॉपर्टी मालिकों को अपने अधिकारों की रक्षा करने का कानूनी आधार देता है। वो कोर्ट में कह सकते हैं कि भाई, रहने का अधिकार उनके मालिकाना हक को खत्म नहीं करता। और ऐसे मामलों में पुलिस का क्या रोल रहता है? कई बार लगता है कि घरेलू झगड़ों में पुलिस सीधा दखल देती है। हाँ, ये विश्लेषण इस पर भी रोशनी डालता है। उनके मुताबिक घरेलू संपत्ति के जो विवाद हैं उनमें पुलिस की भूमिका बहुत लिमिटेड है, खासकर जब मामला मालिकाना हक या घर में घुसने के अधिकार का हो। अगर कोई पत्नी मान लीजिए पुलिस की मदद लेकर जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करे, तो ये विश्लेषण साफ कहता है कि पुलिस के पास कानूनी तौर पर ऐसा करवाने का अधिकार नहीं है। मतलब वो जबरदस्ती एंट्री नहीं दिला सकती। ये असल में एक सिविल मामला है। अच्छा, यानी पुलिस परिवार पर ये दबाव नहीं डाल सकती कि नहीं जी आपको तो बहू को रखना ही पड़ेगा या उसके रहने का इंतजाम करना ही होगा। वो कानूनन तो नहीं। देखिए, पुलिस शांति व्यवस्था के लिए आ सकती है, लेकिन वो किसी को किसी के घर में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, खासकर जब प्रॉपर्टी किसी और के नाम है और वो एंट्री का विरोध कर रहा है। विश्लेषण के मुताबिक ये जो स्पष्टता है, ये प्रॉपर्टी मालिकों को एक तरह की राहत देती है कि वे बिना किसी बाहरी दबाव के अपने कानूनी विकल्पों पर सोच सकें और सही कदम उठाएं। ठीक है, तो ये तो हुई अधिकारों और उनकी सीमाओं की बात, जैसा विश्लेषण में कहा गया है। अब उस सिचुएशन पर आते हैं जब बहू घर छोड़कर जाने के बाद वापस आना चाहती है और ससुराल वाले तैयार नहीं हैं। तो प्रॉपर्टी के मालिक यानी ससुराल वाले कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं? विश्लेषण क्या रास्ते सुझाता है? हाँ, तो विश्लेषण कुछ ठोस कानूनी तरीके बताता है, और ये इस पर निर्भर करता है कि प्रॉपर्टी का कानूनी मालिक कौन है। चलिए पहले वो स्थिति देखते हैं जो काफी आम है, जब प्रॉपर्टी ससुर के नाम पर है। हाँ, ज्यादातर तो यही होता है, पिता के नाम पर ही होती है प्रॉपर्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस केस में विश्लेषण एक 2 स्टेप प्रोसेस बताता है। पहला कदम सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये एक कानूनी रणनीति है कि ससुर कानूनी तौर पर अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दें और उससे पब्लिकली संबंध तोड़ लें। बेटे को बेदखल करना और संबंध तोड़ना, इसका मतलब क्या है कानूनी तौर पे और इसके पीछे लॉजिक क्या है? कानूनी तौर पर बेदखल करने का मतलब है एक लीगल नोटिस देना कि भाई बेटे का इस प्रॉपर्टी पर अब कोई अधिकार नहीं है,
और संबंध तोड़ने का मतलब है जैसे अखबार में एक पब्लिक नोटिस देकर ये ऐलान करना कि हमारा अपने बेटे और बहू से कोई लेना देना नहीं है और हम उनकी किसी भी हरकत के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विश्लेषण कहता है कि इस कदम के पीछे तर्क ये है कि बहू का साझा घर में रहने का अधिकार जो है वो अक्सर उसके पति के उस घर में रहने के अधिकार से जुड़ा होता है। तो अगर पति ही अपने पिता की प्रॉपर्टी से बेदखल हो गया तो फिर बहू का उस घर में रहने का दावा वो कानूनी तौर पर कमजोर पड़ जाता है। मतलब वो किस बेसिस पर वहां रहने का अधिकार मांगेगी अगर उसका पति ही वहां का हकदार नहीं रहा। समझ गई। ये तो एक तरह से बहू के दावे की जड़ ही काट देने वाली बात हुई। ये तो हुआ पहला स्टेप। इसके बाद क्या? दूसरा कदम है सिविल कोर्ट जाना। ससुर को बहू के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक सिविल केस फाइल करना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कोर्ट से एक पक्का परमानेंट ऑर्डर लेना जो बहू को उस प्रॉपर्टी में घुसने से हमेशा के लिए रोक दे। ये एक तरह का स्टे ऑर्डर ही है, लेकिन परमानेंट नेचर का। ठीक है, तो ससुर के मामले में ये 2 कदम, बेटे से किनारा और फिर सिविल कोर्ट से परमानेंट रोक। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सास के नाम हो तो क्या प्रोसेस अलग है? हाँ, और यहाँ विश्लेषण एक दिलचस्प बात बताता है। जब प्रॉपर्टी सास के नाम हो तो विश्लेषण 2 ऑप्शन देता है और एक को ज्यादा बेहतर मानता है। पहला और पसंदीदा ऑप्शन है घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डीवी एक्ट के तहत ही सास अपनी बहू के खिलाफ केस करे। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। आमतौर पर तो हम यही सुनते हैं कि बहू डीवी एक्ट में ससुराल वालों पर केस करती है। क्या सास भी बहू के खिलाफ ये एक्ट इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल, ये विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है। डीवी एक्ट सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं है, ये उन सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है जो एक घरेलू संबंध में है। तो सास या अगर प्रॉपर्टी ननद के नाम है तो ननद भी अपनी बहू के खिलाफ इस एक्ट में जा सकती है अगर उसे बहू के किसी बर्ताव से परेशानी या प्रताड़ना महसूस हो रही है। और सबसे खास बात, वो एक्ट की धारा 23 के तहत एक अंतरिम अर्जी देकर बहू के घर में घुसने पर तुरंत रोक यानी स्टे ऑर्डर मांग सकती है। विश्लेषण कहता है कि ये तरीका सिविल कोर्ट वाले रास्ते से ज्यादा तेज और कम खर्चीला हो सकता है, क्योंकि डीवी एक्ट के मामलों का निपटारा आमतौर पर जल्दी करने की कोशिश होती है। तो सास के लिए डीवी एक्ट वाला रास्ता ज्यादा फायदेमंद बताया गया है। हाँ। और दूसरा ऑप्शन क्या है इस सिचुएशन में? दूसरा ऑप्शन वही है जो ससुर वाले केस में था, यानी सिविल कोर्ट में बहू के खिलाफ परमानेंट इंजंक्शन के लिए केस करना। लेकिन जैसा मैंने कहा, विश्लेषण इसे कम प्रेफर करता है, खासकर जब डीवी एक्ट का ऑप्शन खुला हो। वजह वही है कि सिविल केस अक्सर सालों साल चलते हैं, खर्चा भी ज्यादा होता है और फौरी राहत मिलना मुश्किल हो सकता है, जबकि डीवी एक्ट की धारा 23 खासतौर पर अंतरिम राहत के लिए ही है। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है, खासकर अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम हो। अच्छा, अब एक और सिचुएशन लेते हैं, पैतृक संपत्ति। वो प्रॉपर्टी जिसका कोई एक क्लियर मालिक ना हो या जिसके कई हिस्सेदार हों, जैसे पिता और उनके बच्चे, तब क्या कर सकते हैं? हाँ, ये थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है और इसके लिए भी विश्लेषण एक रणनीति बताता है। जब प्रॉपर्टी का क्लियर टाइटल किसी एक व्यक्ति जैसे ससुर या सास के नाम पर ना हो तो पहला कदम है परिवार के सदस्यों के बीच एक आपसी समझौता या फैमिली सेटलमेंट करना। आपसी समझौता? ये कैसा समझौता होता है और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद होता है प्रॉपर्टी की ओनरशिप को क्लियर करना। मतलब परिवार के लोग आपस में बैठकर कानूनी तौर पर तय करते हैं कि प्रॉपर्टी का कौन सा हिस्सा किसके नाम होगा। विश्लेषण ये सुझाव देता है कि इस समझौते के तहत वो हिस्सा जिसमें वो घर है उसका टाइटल यानी मालिकाना हक परिवार की ही किसी सीनियर महिला सदस्य जैसे कि सास के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाए। अच्छा, तो पहले घर के अंदर ही प्रॉपर्टी का मालिक कौन है ये पक्का करना। हाँ, पहले कानूनी तौर पर यह साफ करना है कि उस खास घर की मालिक अब सास हैं। एक बार ये हो जाए, मतलब प्रॉपर्टी लीगली सास के नाम रजिस्टर हो जाए, तो फिर वही प्रोसेस अपनाया जा सकता है जिसकी हमने भी बात की। सास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अपनी बहू के घर में घुसने पर रोक लगाने के लिए तुरंत अंतरिम राहत और सुरक्षा आदेश मांग सकती है। तो मतलब बेसिक स्ट्रैटेजी ये है कि पहले प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्लियर करो और फिर जिसके नाम प्रॉपर्टी है उसके लिए जो सबसे सही कानूनी रास्ता है उसे अपनाओ। एकदम सही। विश्लेषण का जोर इसी बात पर है कि अगर ओनरशिप ही क्लियर नहीं है तो सीधे कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए पहले ओनरशिप क्लियर करना जरूरी है।
यहाँ तक तो हमने कानूनी प्रोसेस और अलग-अलग सिचुएशन में क्या रास्ते हैं इस पर बात की, लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे स्ट्रैटेजी के लिहाज से काफ़ी दिलचस्प लगा। विश्लेषण एक खास तरह के अदालती तर्क का भी जिक्र करता है। हाँ, ये लिटिगेशन का मतलब मुकदमेबाजी का एक अहम पहलू है। सिर्फ केस फाइल कर देना काफी नहीं होता। आप कोर्ट में क्या दलीलें देते हैं, अपने पक्ष को कैसे रखते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। विश्लेषण ये कहता है कि अक्सर पत्नियां जब घरेलू हिंसा का केस करती हैं तो ससुराल वालों पर बहुत गंभीर आरोप लगाती हैं, जैसे मारपीट, गाली गलौज, मेंटल टॉर्चर, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी। बिल्कुल, और ये आरोप बहुत गंभीर होते हैं और इन्हें गंभीरता से लिया भी जाना चाहिए। ये घरेलू हिंसा के मामलों की एक दुखद सच्चाई हो सकती है। ससुराल पक्ष कोर्ट में ये तर्क रख सकता है कि भाई अगर पत्नी के आरोप सही हैं, अगर उसे वाकई लगता है कि उस घर में उसकी जान को खतरा है, वो जगह उसके लिए इतनी खतरनाक और डरावनी है, तो फिर वो उसी खतरनाक घर में वापस क्यों आना चाहती है? हाँ, यही वो विरोधाभास है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है जिस पर विश्लेषण ध्यान दिलाता है। एक तरफ पत्नी का कहना है कि घर सेफ नहीं है, उसे वहां खतरा है। दूसरी तरफ वो उसी घर में रहने के अधिकार के लिए कोर्ट से मदद मांग रही है। तो विश्लेषण इसी विरोधाभास को कोर्ट के सामने रखने की सलाह देता है। और ये तर्क कोर्ट में कैसे काम कर सकता है? इसका मकसद क्या है? जी का मकसद है पत्नी के दावों की सच्चाई पर सवाल उठाना। ये कोर्ट के सामने एक लॉजिकल सवाल खड़ा करता है कि क्या पत्नी का डर सचमुच का है या फिर उसके इरादे कुछ और हैं, जैसे शायद ससुराल वालों को परेशान करना या प्रॉपर्टी पर दबाव बनाना। ये दलील, विश्लेषण कहता है, पत्नी के आरोपों की गंभीरता को शायद कम कर सकती है या उसकी बताई कहानी पर शक पैदा कर सकती है। इससे उसकी कानूनी स्थिति कमजोर हो सकती है। ये एक तरह से उसके ही बयानों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की रणनीति है। तो ये एक तरह से मामले के फैक्ट्स और पत्नी के एक्शन के बीच जो गैप है, उसे हाईलाइट करने की कोशिश है। हाँ, आप इसे एक कानूनी पैंतरा कह सकते हैं जो सिचुएशन की लॉजिकल व्याख्या पर आधारित है, जैसा कि विश्लेषण में सुझाया गया है। मकसद यही है कि कोर्ट को सोचने पर मजबूर किया जाए कि अगर आरोप इतने ही गंभीर हैं, तो उसी जगह वापस जाने की इतनी जिद क्यों? ठीक है, तो हमने कानूनी ढांचे, प्रॉपर्टी मालिकों के लिए अलग-अलग रास्तों और एक सास अदालती तर्क पर काफी विस्तार से बात की। अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो सुनने वालों के लिए मुख्य बातें क्या निकल के आती हैं? देखिए, विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ससुराल की प्रॉपर्टी में पत्नी का जो रहने का अधिकार है, जैसा डीवी एक्ट में दिया है, वो कोई अनलिमिटेड या एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये अधिकार प्रॉपर्टी के मालिक के ओनरशिप राइट्स के अधीन है। विश्लेषण ये साफ करता है कि प्रॉपर्टी के जो कानूनी मालिक हैं, चाहे वो ससुर हों, सास हों या कोई और, उनके पास बहू की अनचाही एंट्री को कानूनी तरीके से रोकने के लिए ठोस और प्रैक्टिकल उपाय मौजूद हैं। बस उन्हें सही प्रोसेस फॉलो करना होगा। और वो मुख्य रणनीतियां क्या थीं? एक बार फिर से शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में मुख्य रणनीतियां ये हैं। पहला, अगर प्रॉपर्टी पुरुष जैसे ससुर के नाम है, पहले बेटे को लीगली प्रॉपर्टी से बेदखल करना और संबंध तोड़ना, और फिर सिविल कोर्ट से बहू के खिलाफ परमानेंट इंजंक्शन लेना। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी महिला जैसे सास या ननद के नाम है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डीवी एक्ट के तहत ही बहू के खिलाफ केस करना और धारा 23 में तुरंत अंतरिम रोक स्टे ऑर्डर मांगना। विश्लेषण इसे ज्यादा तेज और असरदार मानता है। तीसरा, पैतृक या अनक्लियर ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी। पहले आपसी समझौते से प्रॉपर्टी का टाइटल परिवार के किसी महिला सदस्य के नाम क्लियरली ट्रांसफर करना और फिर उस महिला सदस्य द्वारा डीवी एक्ट के तहत एक्शन लेना। और चौथा, और कोर्ट में आर्ग्यूमेंट देते समय पत्नी के अपने आरोपों कि घर अनसेफ है और उसके उसी घर में वापस आने की जिद के बीच का जो विरोधाभास है, उसे उजागर करना, ताकि उसके इरादों और दावों की सच्चाई पर सवाल उठे। तो कुल मिला के विश्लेषण का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये लगता है कि पत्नी का रहने का अधिकार जरूरी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मालिक के जो सुपीरियर प्रॉपर्टी राइट्स है उनको ओवरराइड नहीं करता। सही कानूनी प्रक्रिया और तर्कों से प्रॉपर्टी मालिक अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल। विश्लेषण का पूरा फोकस इसी पर है कि कानूनी दायरे में रहते हुए प्रॉपर्टी मालिक अपने हितों की रक्षा कैसे करें, खासकर उस स्थिति में जब बहू पहले घर छोड़कर जा चुकी हो और फिर वापस आना चाहे। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जिस पर शायद ये विश्लेषण उतना फोकस नहीं करता। ये विश्लेषण ज्यादातर ससुराल पक्ष के नजरिए और बहू की एंट्री को रोकने की स्ट्रैटेजी पर जोर देता है। पर उन सिचुएशंस का क्या जहां पत्नी के आरोप कि उसे खतरा है या उसे टॉर्चर किया गया है वाकई सच्चे हों?
जहां उसे सच में उस साझा घर में कम से कम कुछ समय के लिए ही सही सेफ्टी और शेल्टर की तुरंत जरूरत हो। ये बहुत ही जायज़ और अहम सवाल है। जैसा आपने कहा, ये विश्लेषण इस पहलू पर गहराई से नहीं जाता क्योंकि इसका फोकस प्रॉपर्टी मालिकों की रणनीतियों और उनके अधिकारों की सुरक्षा पर है। लेकिन आपका उठाया हुआ ये पॉइंट कानून के सामने एक असली चुनौती है। हमारा लीगल सिस्टम एक तरफ प्रॉपर्टी राइट्स को मान्यता देता है और दूसरी तरफ डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिला को उसी साझा घर में रहने का अधिकार भी देता है, खासकर जब उसके पास जाने के लिए कोई और सुरक्षित जगह न हो। इन दो जो अक्सर टकराते हैं, अधिकारों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए? कोर्ट कैसे तय करे कि कब प्रॉपर्टी का अधिकार ज्यादा भारी है और कब एक महिला की तुरंत सुरक्षा और शेल्टर की जरूरत? सुनने वालों के लिए आज का सोचने का बिंदु यही हो सकता है। ये विश्लेषण हमें प्रॉपर्टी राइट्स बचाने के कानूनी दांव पेच तो बताता है, लेकिन ये हमें इस बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है कि हमारा कानूनी सिस्टम इन मुश्किल मानवीय स्थितियों में, जहां एक तरफ प्रॉपर्टी का हक है और दूसरी तरफ सेफ्टी और शेल्टर की मानवीय जरूरत, एक न्यायपूर्ण संतुलन कैसे बनाता है या बना सकता है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कानून सिर्फ टेक्निकल नियम और प्रोसेस ही नहीं है, बल्कि ये समाज की गहरी और अक्सर दर्दनाक सच्चाइयों से भी डील करता है। इन मामलों में बैलेंस ढूंढना हमेशा एक चुनौती भरा काम होता है, जिसके लिए कानूनी समझ के साथ साथ मानवीय संवेदना की भी जरूरत होती है।